हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल साथ स्टडी एट होम पर स्वागत है। 11वीं कक्षा में पहुंचने पर आपको शुभकामनाएं। इस संकट में कोरोना काल में आपकी जो स्टडी है वो इसी चैनल के माध्यम से जारी रखी जाएगी। अर्थशास्त्र के बारे में मैं आपको बताऊं, यह एक रोजगार से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है। रोजगार के बहुत से अवसर इसमें आपको सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों में मिलेंगे। इसमें आगे पढ़ाई के भी बहुत से अवसर आपको मिलेंगे। तो आपको मैं आपकी भाषा में इसको सरल करके समझाने का प्रयास करूंगा। उम्मीद है ये प्रयास आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। फिर भी आपके अगर कोई सुझाव या शिकायतें हैं तो वो अपेक्षित हैं, वो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे भेज सकते हैं। धन्यवाद। स्टूडेंट्स, सांख्यिकी का हमारा जो पहला अध्याय है, अर्थशास्त्र की अवधारणा एवं आर्थिक विश्लेषण में सांख्यिकी का महत्व। अब कोविड के टाइम में ये आपको ऑनलाइन माध्यम से करवाया जा रहा है, तो थोड़ी बहुत समस्याएं आ सकती हैं। फिर भी हम कोशिश करेंगे कि जो सब्जेक्ट है उसको आपको अच्छी तरीके से, आसान तरीके से समझाया जा सके। अर्थशास्त्र आपने सब्जेक्ट जो लिया है वो अर्थशास्त्र लिया है 11वीं में, लेकिन अर्थशास्त्र में जो पहला आपका 11th में जो पहला जो पुस्तक है या पहले हम सेमेस्टर बोलते थे वो सांख्यिकी का है, और दूसरा जो है वो है इंडियन इकोनॉमी यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था। तो सांख्यिकी का जो महत्व है अर्थशास्त्र में वो बहुत अधिक है, क्योंकि जितनी भी आप समस्याओं को आप समझते हो, विश्लेषण करते हो, उनके आधार पर नीतियां बनाते हैं, वो सारी सांख्यिकी के आधार पर ही, सांख्यिकी का प्रयोग करके ही वो बनाई जा सकती है, क्योंकि ये सब आंकड़ों का खेल है। आंकड़ों से ही विश्लेषण किए जा सकते हैं। तो इसलिए आप ये बात जरूर समझें कि सांख्यिकी सीखना आपके लिए बहुत आवश्यक है अगर आप अर्थशास्त्र को समझना चाहते हैं। अर्थशास्त्र क्या है, इसके मुख्यतः कितने भागों में बांटा जाता है। तो जब हम सांख्यिकी समझ रहे हैं, सब्जेक्ट हमने क्या लिया है, अर्थशास्त्र, तो पहले हम समझते हैं कि अर्थशास्त्र क्या है, फिर उसके बाद देखेंगे कि सांख्यिकी क्या है, और सांख्यिकी हम आपको पढ़ा क्यों रहे हैं या आप पढ़ क्यों रहे हैं। तो पहले हम आ जाते हैं अर्थशास्त्र क्या है। तो सब्जेक्ट आपका अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र में जो पहली सेमेस्टर है आपका वो क्या है, सांख्यिकी। और सांख्यिकी आप क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा आपके विषय में आवश्यकता है। कैसी है वो अभी देखेंगे हम, इसी चैप्टर में आपको ये समझ में आ जाएगा कि क्यों सांख्यिकी आवश्यक है। पहला है अर्थशास्त्र क्या है। तो अर्थशास्त्र, अर्थ दो शब्दों से बना है, अर्थ प्लस में शास्त्र। अगर एक सीधी सी हम इसकी संधि विच्छेद करके देखें, ठीक है, अर्थ का मतलब क्या होता है, धन, और शास्त्र का मतलब क्या होता है, एक कोई भी सब्जेक्ट का ग्रंथ मान सकते हैं हम, ठीक है, किसी विषय से संबंधित जो ज्ञान का जो एक स्रोत है, ठीक है, उसको हम क्या मानते हैं, शास्त्र। तो अर्थशास्त्र यानी कि धन से संबंधित विज्ञान, हम इसको कह सकते हैं। तो अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो मानव के उस व्यवहार का अध्ययन करता है जो विभिन्न उपयोगों वाले सीमित साधनों से असीमित आवश्यकताओं को पूरा करने से संबंधित है। अब इसमें दो तीन चीजें आपको समझनी, देखिए, विज्ञान है लेकिन प्राकृतिक विज्ञान नहीं है। प्राकृतिक विज्ञान कौन से होते हैं, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, क्योंकि इनके जो नियम हैं वो समय और स्थान से प्रभावित नहीं होते। जैसे मान लो ग्रेविटेशन का जो नियम जब दिया गया था वो उस समय भी लागू था, वो आज भी लागू है। वो जिस देश में दिया गया था वहाँ भी लागू है, भारत में भी लागू है, और सारे दुनिया में लागू है। तो इसका मतलब स्थान और समय का प्रभाव इसके ऊपर नहीं पड़ता। लेकिन जो अर्थशास्त्र या इस जैसे दूसरे जो सामाजिक विज्ञान के विषय हैं, उन विषयों पर समय और स्थान का प्रभाव पड़ता है, और इसीलिए इनके जो नियम हैं वो इतने सार्वभौमिक नहीं होते जितने प्राकृतिक विज्ञानों जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के होते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी इनके भी अपने कुछ नियम हैं। नियमों के आधार पर ही
ये अपनी जो पूरा विश्लेषण है वो करते हैं, जैसे मांग का नियम, पूर्ति का नियम। तो इन नियमों के आधार पर ही विश्लेषण करके नीतियों का निर्माण किया जा सकता है। तो इनके नियम है, इसलिए इनको विज्ञान भी हम कहेंगे। तो मानव के उस व्यवहार का अध्ययन, अब सारे के सारे व्यवहार का अध्ययन नहीं करता है, एक मनुष्य के बहुत से व्यवहार हो सकते हैं, जैसे कि राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, ठीक है। तो अब ये सभी व्यवहारों की बात नहीं कर रहे, कौन से व्यवहारों की बात कर रहे हैं? आर्थिक, और वो भी आर्थिक कौन से? जो विभिन्न उपयोगों वाले। अब जो जितने भी साधन हमारे पास हैं उनके एक तो उपयोग नहीं है, बहुत से उपयोग हैं। जैसे अगर आप भूमि का ही उदाहरण लें तो भूमि पर हम खेती भी करते हैं, हम घर भी बनाते हैं, हम फैक्ट्री भी बनाते हैं, हम दूसरे भवन भी खड़े करते हैं, उसके बाद हम नहरें भी बनाते हैं खेती के ऊपर ही, सड़कें भी बनाते हैं। तो इस प्रकार खेत जो ज़मीन है उसके बहुत से उपयोग हैं। कोई एक उपयोग होता तो समस्या कुछ नहीं थी, क्योंकि हमें कोई फैसला लेना ही नहीं था। अब जब हम मान लो एक हाईवे निकालते हैं, वो कृषि भूमि से निकलता है, लोगों के खेतों से निकलता है, तो उस समय सरकार को ये फैसला लेना पड़ता है कि यहाँ पर रोड ज़्यादा ज़रूरी है या कृषि ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम कृषि की अनदेखी करेंगे तो कल को ये भी हो सकता है कि जो हमारे खाद्यान्न है वो कम हो जाए, जनसंख्या के लिए खाद्यान्नों की समस्या आ जाए। तो इस प्रकार के बहुत से सरकार को ध्यान रखना पड़ता है निर्णय लेते समय। तो विभिन्न उपयोग हैं साधनों के। सीमित साधन, अब जो साधन है वो असीमित नहीं है, सीमित मात्रा में है, यानी कि उनकी मांग ज़्यादा है और उनकी पूर्ति कम है, मिलते वो कम है और लेने वाले ज़्यादा है। तो सीमित साधन है। तो सीमित साधनों के साथ समस्या क्या आती है कि हम अब चुनाव कैसे करें, निर्णय कैसे लें कि इन सीमित साधनों का पहले कहाँ पर प्रयोग करें या किसके लिए प्रयोग करें। और असीमित आवश्यकताओं, अब हर व्यक्ति की जो आवश्यकता है वो बहुत ज़्यादा है, प्रतिदिन हर क्षण नई से नई आवश्यकताएं जन्म लेती रहती हैं हमारे दिमाग में। अब उनमें से बहुत सी आवश्यकताएं हम कभी पूरा नहीं कर पाते हैं, कुछ उसमें से हम पूरा कर लेते हैं, कुछ हम अपने आप ही छोड़ देते हैं कि नहीं ये तो अब हमारी आवश्यकता ही नहीं रही। तो इस व्यवहार का अध्ययन करता है। अगर साधन असीमित होते तो कोई समस्या नहीं होती, कोई हमें काम करने की आवश्यकता नहीं होती, जिसको जो ज़रूरत होती वो आसानी से ले लेता, ठीक है। तो उस समय कोई निर्णय लेने की आवश्यकता ही ना पड़ती, अर्थशास्त्र का अध्ययन करने की आवश्यकता ही ना पड़ती। जो भी वस्तु असीमित मात्रा में पाई जाएगी उसका कोई भी मूल्य नहीं होगा, जो सीमित मात्रा में पाई जाएगी सिर्फ उसी का मूल्य होगा। आप देख सकते हैं अपने आसपास। उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ, असीमित मात्रा में फिलहाल हम सिर्फ एक ही चीज़ समझ सकते हैं, वो है हवा। तो इसीलिए हवा सांस लेते हुए हमें किसी को पैसे देने की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन अगर ये सीमित मात्रा में होती तो हमें वो सांस लेने के लिए भी पैसे देने पड़ते। आजकल कई ऐड दिखाई जाती हैं जिसमें दिखाया जाता है कि आने वाले समय में अगर हम वायु प्रदूषण पे ध्यान नहीं देंगे तो जो वायु है वो सांस लेने लायक नहीं रहेगी। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या पता सिलेंडर्स में ऑक्सीजन लेके अपने साथ घूमना पड़े, तो उस समय क्या होगा, सांस लेने के लिए भी आप सिलेंडर लेके आओगे बाजार से, यानी कि पैसे दे के आओगे, क्योंकि उस समय सांस लेने वाली जो हवा है वो सीमित हो चुकी होगी। पहले पानी था, असीमित मात्रा में मिलता था, तो पानी के लिए कोई व्यक्ति पैसे नहीं देता था। लेकिन जैसे जैसे पीने योग्य पानी कम होता चला गया तो अब वो पानी बोतल्स में बंद मिलने लगा, बाजार से हमें वो खरीदना पड़ रहा है। तो पीने योग्य पानी कम हुआ तो पानी की भी क्या हो गई, कीमत। तो कोई भी चीज़ जो असीमित मात्रा में है वो उसकी कोई भी मूल्य नहीं होगा। इसीलिए सीमित साधनों को धन कहा जाता है, क्योंकि हम उनका प्रयोग अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कर सकते हैं। जो भी साधन है उसकी अगर उसकी मात्रा सीमित है तो हम उसको जाकर बाजार में बेच सकते हैं, हम अपनी आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं, या उसके बदले हम कोई दूसरी वस्तु ले सकते हैं। लेकिन जो साधन सीमित नहीं है उसका कोई भी मूल्य नहीं होगा। उसके बाद है अर्थशास्त्र में आर्थिक समस्या का अध्ययन किया जाता है। तो आर्थिक समस्या
यानी कि सीमित साधनों के प्रयोग को ही हम क्या कहते हैं, आर्थिक समस्या। सीमित साधनों के प्रयोग का चुनाव करने का, चयन की समस्या को ही हम आर्थिक समस्या कहते हैं। अर्थशास्त्र को मुख्यतः दो भागों में बांटा जाता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र वह शास्त्र है जिसमें व्यक्तिगत स्तर पर, यह आपको ध्यान रखना है, व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक समस्याओं या इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, जैसे एक परिवार, एक फर्म, एक उद्योग आदि। तो अर्थशास्त्र में हम आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करते हैं, ये तो समझ में आ गया। अब इसके दो वो बड़ी ब्रांचेज हैं, शाखाएं हम कह सकते हैं अर्थशास्त्र की, एक व्यष्टि अर्थशास्त्र है और एक समष्टि अर्थशास्त्र है। ऐसे आगे भी बहुत अलग अलग ब्रांचेज में बांटा जा सकता है, जैसे कि कल्याण अर्थशास्त्र, वेलफेयर इकोनॉमिक्स जिसको आजकल बोलते हैं, ठीक है, एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स, पर्यावरण अर्थशास्त्र, ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। तो बहुत से भागों में बांटा जा सकता है, लेकिन जो मोटे तौर पर जो दो बड़े भाग हैं वो हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम आर्थिक समस्याओं का अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन कौन से स्तर पर, व्यक्तिगत स्तर पर, एक व्यक्ति की मांग कैसी है, एक परिवार की मांग कैसी है, ठीक है, एक उद्योग की पूर्ति कैसी है। तो जो ये मांग पूर्ति, ठीक है, ये हम कौन से उसमें करते हैं, पढ़ते हैं, या उत्पादन, ठीक है, ये पढ़ते हैं हम व्यष्टि अर्थशास्त्र में। तो व्यष्टि का व्यय, ठीक है ना, और व्यक्तिगत का भी व्यय। आप इससे लिंक करके इसको याद रख सकते हैं, व्यष्टि का व्यय और व्यक्तिगत का व्यय। फिर दूसरा है समष्टि अर्थशास्त्र। तो समष्टि अर्थशास्त्र वह शास्त्र है जिसमें समस्त अर्थव्यवस्था के स्तर पर आर्थिक इकाइयों या समस्याओं का अध्ययन किया जाता है, जैसे रोजगार, गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई आदि। अब आप ये देख सकते हैं, समष्टि का सम और ये सम, ठीक है ना, समस्त का सम और समष्टि का सम। यानी जब हम पूरी अर्थव्यवस्था के स्तर पर, पूरे देश के स्तर पर समस्याओं का, आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करते हैं, जैसे कि पूरे देश में रोजगार कितना है, पूरे देश में बेरोजगारी कितनी है, पूरे देश में महंगाई कितनी है, पूरे देश में गरीबी कितनी है, तो ये सारा हम किस में देखेंगे, समष्टि अर्थशास्त्र में। तो समष्टि का सम और समस्त का भी सम। दूसरा प्रश्न हमारा, अभी हमने देखा था अभी आर्थिक समस्या क्या है, ठीक है ना, क्या है, अर्थशास्त्र आर्थिक समस्या का अध्ययन करती है। तो अब ये देखते हैं हम कि आर्थिक समस्या वास्तव में है क्या। तो आर्थिक समस्या का संबंध मनुष्य की वैकल्पिक आवश्यकताओं के लिए सीमित साधनों का, मनुष्य की वैकल्पिक यानी कि बहुत सारी अलग अलग जो आवश्यकताएं हैं उनके लिए सीमित साधनों का, साधन सीमित है, इस प्रकार प्रयोग करने से है कि मनुष्य की अधिक से अधिक आवश्यकताओं की संतुष्टि हो सके। दूसरे शब्दों में आर्थिक समस्या चयन की समस्या है कि हम अपने सीमित साधनों का प्रयोग किस प्रकार करेंगे ताकि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा आवश्यकताएं पूरी हों। आर्थिक समस्या के कारण, अब इस आर्थिक समस्या के कारण क्या है। पहला है असीमित आवश्यकताएं। मनुष्य की जो आवश्यकताएं हैं वो असीमित हैं, उनको कोई भी व्यक्ति अपनी सभी आवश्यकताओं को पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी बहुत सी अलग अलग प्रकार की जो आवश्यकताएं हैं वो पैदा होती रहती हैं। दूसरा, सीमित या दुर्लभ साधन। आवश्यकताओं की संतुष्टि करने वाले ज़्यादातर साधन क्या हैं, सीमित हैं। और दुर्लभ हैं क्या, दुर्लभता वह स्थिति है जिसमें वस्तुओं तथा सेवाओं की मांग उनकी पूर्ति से अधिक होती है। तो यहाँ ये डेफिनेशन आप याद कर लेंगे। तीसरा, वैकल्पिक प्रयोग कि प्रत्येक साधन के अनेक उपयोग होते हैं, तो प्रत्येक व्यक्ति तथा समाज को यह चुनाव करना पड़ता है कि अपने सीमित साधनों का कौन सी आवश्यकताओं के लिए प्रयोग करें। जैसे चने का प्रयोग मनुष्य तथा पशुओं के लिए किया जाता है। अब चना कम मात्रा में मान लो पैदा हुआ, अब हमें ये मतलब के ध्यान देना है या ये चुनाव करना है कि हम उस चने का प्रयोग मनुष्यों के लिए करें या घोड़ों के लिए करें। अब ये भी अलग अलग व्यक्ति की वो हो सकती है, प्रायोरिटी हो सकती है। मान लो किसी ने घोड़े ही पाल रखे हो तो वो तो चनों का प्रयोग किसके लिए करेगा, घोड़ों के लिए करेगा। तो ये हर आदमी को चुनाव करना पड़ता है कि, या हर समाज को चुनाव करना पड़ता है कि उन सीमित साधनों का प्रयोग किस प्रकार किया जाए। फिर इसमें कुछ और डेफिनेशंस हैं, जैसे आप बहुत से वो सुनेंगे इसमें अर्थशास्त्र पढ़ते समय, उपभोक्ता, उत्पादक,
ठीक है, निवेश, बचत, तो ये सारी डेफिनेशंस आपको यहाँ पे समझाई जा रही हैं ताकि जब इनका प्रयोग आगे कहीं पर भी हो तो आप इनको समझ सकें कि भाई ये किसके बारे में बातचीत हो रही है। उपभोक्ता कौन है? उपभोक्ता वह व्यक्ति है जो अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तुओं तथा सेवाओं का उपभोग करता है। ठीक है, ये यहीं पे आएगा, उपभोग करता है। तो हर व्यक्ति उपभोक्ता है, हर व्यक्ति की कोई ना कोई आवश्यकता है और वो अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए कोई ना कोई वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करता है। तो हम सभी क्या हैं? उपभोक्ता हैं। आप शिक्षा लेने आ रहे हो, आप उपभोक्ता हो। जब हम खाना खा रहे हैं तो हम जो खाने की वस्तुएं लेके आते हैं, हम उपभोक्ता हैं। ठीक है। दूसरा, उपभोग क्या है? अब जो हमने खाया, व्हाट इज कंजम्पशन? तो उपभोग एक क्रिया है जिसके द्वारा अपनी आवश्यकताओं की प्रत्यक्ष संतुष्टि के लिए वस्तुओं तथा सेवाओं का प्रयोग होता है। अब ये एक प्रोसेस है कि हम जब कोई वस्तु और सेवा लेके आते हैं, अपनी आवश्यकता को पूरा करते हैं, तो वो क्रिया क्या है? उपभोग है, जिससे कि हम अपनी आवश्यकता को पूरा कर लेते हैं। उसके बाद उत्पादक कौन है? अब जो वस्तुएं हमने उपभोग करी अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, वो कहीं से आई भी होंगी, किसी ने बनाई भी होंगी वो। तो जब वो जिसने बनाई है वो कौन है? उत्पादक। उत्पादक वह व्यक्ति है जो आय अर्जित करने के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन या बिक्री करता है। फिर उत्पादन क्या है? तो उत्पादन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कच्चे माल को उपयोगी माल में परिवर्तित किया जाता है। जैसे मान लो किसान है, बीज बो के उसने फसल बनाई, तो कच्चा माल लिया उसने, बीज वगैरह, दवाई, खाद, और उसने तैयार माल बनाया। ऐसे ही एक मिल का मालिक है, उसने कपास लिया और उससे धागा बनाकर उससे कपड़ा बनाया। तो कच्चे माल से तैयार माल जो बनाने की प्रक्रिया है उसको क्या कहते हैं? उत्पादन। उसके बाद है बचत क्या है? अब बचत कोई भी बता सकता है भाई, आय का वह भाग जो हम खर्च नहीं कर पाए, हमारे पास बच गया, वो क्या है? हमारी बचत। मान लो हमारे घर में 10,000 रुपये इनकम है, उस 10,000 में से एक महीने में हमारे 8,000 खत्म हो गए, तो 2,000 रुपये हमारे पास क्या है? बचत। ठीक है। तो ये एक प्रकार से यह उपभोग से त्याग या संयम की एक क्रिया है। उपभोग से त्याग क्या मतलब? कि हम उन 2,000 को कहीं ना कहीं खर्च तो कर सकते थे, लेकिन हमने ये सोचा कि चलो यार इसको छोड़ो, इसको नहीं खरीदते, कोई चीज़ हमें खरीदनी थी, हमने वो नहीं खरीदी, अपने ऊपर संयम बनाए रखा और इसलिए हमारे वो पैसे बच गए। आप भी कई बार कोई चीज़, आपके जेब में पैसे हैं, कोई चीज़ आप खाने के लिए ललायित होते हो, लेकिन तभी आप सोचते हो चलो छोड़ो यार कुछ पैसे बचा लें, नहीं खाते। तो वो क्या किया? आपने अपने ऊपर संयम किया, तो वो उपभोग का आपने क्या कर दिया? त्याग कर दिया। वही आपकी बचत है। निवेश क्या है? व्हाट इज इन्वेस्टमेंट? ये इंग्लिश में जो बच्चे इंग्लिश मीडियम हैं वो इससे थोड़ा देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सा टॉपिक चल रहा है, इसलिए मैंने लिख दिया। हिंदी वालों के लिए ऑप्शन है ये कि वो इसको अपनी पुस्तक में लिखना चाहें या ना लिखना चाहें। अगर लिख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है कि वो इसी के साथ थोड़ी थोड़ी इंग्लिश भी सीख जाएंगे, ताकि आगे जो टर्मिनोलॉजी है उससे उनकी थोड़ी सी सहजता हो जाए। निवेश क्या है? यह उन परिसंपत्तियों की खरीद पर किया गया व्यय है जो हमें आय प्रजनन में सहायता देते हैं। ठीक है। अब एक किसान है, उसने मान लो कंबाइन ली, रूटावेटर लिया, उसका किराए पर प्रयोग उसने किया, तो वो क्या है? उसने ऐसी संपत्ति में पैसा लगाया जो उसको और आगे आय अर्जित करने में सहायक है। ऐसे ही एक फैक्ट्री वाला है, उसने अपनी एक नई मशीन वो लेके आया या उसने अपनी नई फैक्ट्री लगाई, तो उसने खर्च तो किया, लेकिन वो खर्च किस में किया? वो खर्च उसने और आय अर्जित करने में किया, तो उसको हम कहेंगे निवेश। एक ऐसा खर्च जो सिर्फ हम अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए करें तो वो खर्च निवेश नहीं होगा, उसको हम क्या कहेंगे? उपभोग कहेंगे। ठीक है। जैसे एक ट्रैक्टर है, एक ट्रैक्टर एक किसान ने लिया अपनी जो आय को बढ़ाने के लिए, खेती को अच्छे तरीके से करने के लिए। एक दूसरा व्यक्ति है शौकिया, बाहर से आया, जो जैसे बाहर से आते हैं NRIs, उसने आके ट्रैक्टर लिया, उसको बढ़िया तरीके से सजाया, बड़े बड़े टायर डलवाए,
ठीक है, और वो सिर्फ तफरी मारने के लिए उस ट्रैक्टर को लेके अपना निकलता है गांव में, चक्कर चुक्कर काट के घर आ जाता है। तो अब उसने क्या है, उसने सिर्फ अपना शौक पूरा करने के लिए उस ट्रैक्टर पर पैसा लगाया, तो वो उसका निवेश नहीं होगा, उसका उपभोग होगा। तो एक ही वस्तु उपभोग भी हो सकती है, निवेश भी हो सकती है, वो उसके प्रयोग पर निर्भर करता है। फिर है अर्थशास्त्र के 3 विभिन्न घटक कौन से हैं। उपभोग एक क्रिया है, हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। उत्पादन एक प्रक्रिया है, कच्चे माल को तैयार माल में बदलने की। और वितरण क्या है, अब जो उत्पादन हुआ वो एक आय है, अब उस आय का वितरण यानी कि बंटवारा कैसे हो। तो ये एक आर्थिक क्रिया है जिसमें उत्पादन के कारकों 4 कारक होते हैं। उत्पादन के भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम के बीच उत्पादन का बंटवारा किया जाता है। उत्पादन का किराया, भूमि, मजदूरी, श्रम, पूंजी को ब्याज और उद्यम को लाभ के रूप में उत्पादन के 4 साधनों में बंटवारा किया जाता है। अब यहां तक हमने मोटी मोटी सांख्यिकी की बातें, उसकी अर्थशास्त्र की बातें थोड़ी सीखी, उससे संबंधित जो टर्मिनोलॉजी है वो हमने की। अब हमारा जो अगला प्रश्न है वो है कि सांख्यिकी क्या है। तो सांख्यिकी क्या है और इसके अर्थ को समझाइए। सांख्यिकी का अर्थ 2 प्रकार से समझा जा सकता है, एक वचन के रूप में सांख्यिकी और बहुवचन के रूप में सांख्यिकी। तो अब एक वचन के रूप में देखते हैं पहले, अच्छा बहुवचन के रूप में। तो पहले लिया है इसने बहुवचन के रूप में सांख्यिकी। तो यानी कि सांख्यिकी को हम 2 उसमें अर्थों में समझ सकते हैं, एक वचन और बहुवचन। अब जो प्रश्न है वो आपका किसी भी प्रकार से आ सकता है। ये मैंने एक क्वेश्चन आपको अपनी तरफ से बनाया है, दूसरा क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, सांख्यिकी का अर्थ बहुवचन के रूप में स्पष्ट कीजिए। तब हमें यहाँ से ये क्वेश्चन स्टार्ट करना पड़ेगा, सिर्फ वो पार्ट लिखना है जो बहुवचन के रूप में सांख्यिकी से संबंधित है। एक दूसरा क्वेश्चन इसमें इस प्रकार भी बन सकता है कि सांख्यिकी का अर्थ एक वचन के रूप में स्पष्ट करें। तब हमें जो एक वचन से संबंधित जो पोर्शन है इस क्वेश्चन का वो हमें वहां पर लिखना है। आपको ये क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में इसीलिए करवाए जा रहे हैं क्योंकि कई बच्चे ये नहीं समझ पाते फिर कि जी प्रश्न तो ये आ गया लेकिन अब हमें लिखना क्या है इसमें। तो इसलिए आपको ये एग्जैक्ट बताया जा रहा है कि आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करना है। तो बहुवचन के रूप में सांख्यिकी का तात्पर्य है समकों या आंकड़ों से। ठीक है, तात्पर्य समकों या आंकड़ों से होता है, ये है काट देना, समकों या आंकड़ों से होता है। यानी जो आंकड़े हैं, जैसे आप 11वीं कक्षा में, आपकी कक्षा में सेक्शन में कितने बच्चे हैं, ये एक संख्या है, आंकड़ा है ये। तो उन्हीं आंकड़ों को सांख्यिकी कहा जाता है बहुवचन रूप में। ठीक है, जो किसी क्षेत्र से संबंधित संख्यात्मक विवरण होते हैं जैसे राष्ट्रीय आय, जनसंख्या, मूल्य स्तर आदि। तो ये बहुवचन के रूप में हम इसको क्या कहेंगे, सांख्यिकी। और बहुवचन के रूप में सांख्यिकी के कुछ विशेषताएं हैं। क्या क्या विशेषताएं हैं? पहली विशेषता, सांख्यिकी तथ्यों का समूह है। एक अकेली संख्या सांख्यिकी नहीं कहलाती। ठीक है, एक अकेली संख्या सांख्यिकी ये सांख्यिकी लिख लेना है यहाँ पे, सांख्यिकी नहीं कहलाती। आंकड़ों के समूह तथा औसत को ही सांख्यिकी कहा जाता है। तो एक अकेली मान लो हम कह दें कि भाई मेरी जेब में 10 रुपए हैं, तो ये एक संख्यात्मक वो है, संख्या है सिर्फ, इसको हम सांख्यिकी नहीं कहेंगे क्योंकि जब तक सांख्यिकी समूह में नहीं होगी, औसत में नहीं होगी, वो सांख्यिकी नहीं बनेगी। सांख्यिकी का प्रयोग तुलना के लिए किया जाता है। एक अकेली संख्या को हम सांख्यिकी नहीं कह सकते क्योंकि मेरे जेब में 10 रुपये है तो इससे कोई भी निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। इसका प्रभाव दूसरों पर क्या पड़ा, ठीक है, इस और दूसरों के पास कितना है, इससे तो कुछ भी अंदाजा नहीं लगा, तो इसको हम सांख्यिकी नहीं कहेंगे। दूसरा, संख्याओं में व्यक्त। तो ये जो
संख्याओं में व्यक्त है, सिर्फ वही सांख्यिकी होगी। गुणात्मक तथ्य है जैसे छोटा, बड़ा, गरीब, अमीर, वो सांख्यिकी नहीं कहा जाएगा। अब कोई व्यक्ति हम कह दें छोटा है, अब भाई कितना छोटा है? छोटा तो 1 फुट का भी हो सकता है, 2 का भी हो सकता है, 3 का भी हो सकता है। क्या सिर्फ छोटा या बड़ा कहने से हम उसकी लंबाई का अंदाजा लगा सकते हैं? तो इसका उत्तर है नहीं, नहीं लगा सकते। तीसरा, गणना तथा अनुमान। आंकड़ों का गणना द्वारा या अनुमान द्वारा एकत्रित किया जा सकता है। तो आंकड़ों को या तो हम जाकर एक एक से पूछकर हम आंकड़े इकट्ठे कर सकते हैं, या अनुमान के द्वारा भी, भाई कुछ के हमने आंकड़े इकट्ठे कर लिए और उन्हीं से अनुमान के द्वारा हमने और लोगों के बारे में भी निष्कर्ष निकाल लिया। तो दोनों तरीके से हम आंकड़ों को एकत्रित कर सकते हैं। तीसरा, अनेक कारणों से प्रभावित। अब जो आंकड़े होते हैं वो अनेक कारणों से प्रभावित होते हैं। जैसे मान लो गरीबी है, हमने गरीबी के आंकड़े इकट्ठे किए कि हमारे देश में गरीबी 21.9% है। अब जो गरीबी 21.9% है वो सिर्फ किसी एक कारण से तो नहीं होगी। गरीबी के पीछे बहुत से कारण हैं, क्योंकि अगर एक कारण होता तो हम उसको हटा देते और हमारे देश में जो गरीबी है वो समाप्त हो जाती, लेकिन ऐसा नहीं है, उसके पीछे काफ़ी कारण हैं। तो सांख्यिकी तथ्य किसी एक कारण से प्रभावित न होकर अनेक कारणों से प्रभावित होते हैं। जैसे बेरोजगारी बढ़ने के अनेक कारण होते हैं। पांचवा, उच्च स्तर की शुद्धता। आंकड़ों के संकलन में शुद्धता से ही सही अनुमान प्राप्त किए जाते हैं। मान लो हमने किसी को आंकड़े इकट्ठे करने भेज दिया और उसने गलत आंकड़े इकट्ठे कर लिए, या उसने अपने घर पर बैठ के वैसे ही हमें वो आंकड़े भरकर दे दिए। तो अब जब आंकड़े ही गलत है तो उनसे अनुमान कैसे लगेंगे? उनसे अनुमान गलत लगेंगे। छठा, आंकड़े एक दूसरे से संबंधित होते हैं। अब आंकड़े अलग अलग नहीं है, जब तक वो संबंधित नहीं होंगे तो उन आंकड़ों की तुलना नहीं की जा सकती, और बिना तुलना के वो आंकड़े हमारे किसी काम के नहीं हैं। ठीक है। फिर है पूर्व निश्चित उद्देश्य, कि जो आंकड़े संकलित हम करते हैं उससे पहले एक पूर्व निश्चित उद्देश्य होना चाहिए। बिना उद्देश्य के आंकड़े इकट्ठे नहीं किए जा सकते। अब आपकी क्लास में कोई 11वीं कक्षा में मान लो टीचर आ जाए या कोई बाहर से व्यक्ति आ जाए और वो कह दे कितने बच्चे हो, कौन सी कास्ट के हो, कौन सी उसके सब्जेक्ट्स हैं आपके, 10वीं में कितने नंबर हैं आपके, ठीक है, माता पिता शहर में रहते हैं, गांव में रहते हैं, आपकी आर्थिक स्थिति कैसी है, आपकी इनकम कितनी है, तो ये आंकड़े वो वैसे तो इकट्ठे नहीं करेगा। उसके दिमाग में कुछ ना कुछ पहले होगा तभी वो आंकड़े इकट्ठे करेगा। अगर उसके दिमाग में कोई उद्देश्य नहीं है तो वो आंकड़े सही तरीके से इकट्ठे नहीं कर सकता, क्योंकि बिना उद्देश्य के कुछ आंकड़े वो इकट्ठे कर लेगा, कुछ आंकड़े इकट्ठे नहीं करेगा। और पहली तो बात यही समझ में नहीं आती कि बिना उद्देश्य के वो लेने क्या आएगा आपकी क्लास में। ठीक है, आंकड़े तो बाद की बात है। दूसरा, ये प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि भाई सांख्यिकी की एक वचन के रूप में परिभाषा को स्पष्ट करें या अर्थ को स्पष्ट करें। तो यहाँ ये दूसरा क्वेश्चन भी आपका अलग से बन सकता है। तो एक वचन के रूप में सांख्यिकी, तो सांख्यिकी वह विज्ञान है जो संख्यात्मक आंकड़ों के संकलन, पहले हमने आंकड़े इकट्ठे किए, फिर व्यवस्थीकरण, फिर उनको व्यवस्थित किया, फिर प्रस्तुतिकरण, फिर उनको प्रस्तुत किया ताकि लोग समझ सकें उनको आसान तरीके से, फिर विश्लेषण, फिर हमने उनका चीर फाड़ की। चीर फाड़ का मतलब क्या है? उनको गहराई से समझा, ठीक है, उनके तुलना की आपस में, और अलग अलग वो लगा के, जैसे कोरिलेशन, रिग्रेशन, ठीक है, इंडेक्स, और आपका जो सहसम, ये जो मीन, मीडियन, मोड, इनके द्वारा हमने उन आंकड़ों को गहराई से समझा। और फिर निर्वचन, यानी कि हमने उनसे संबंधित निर्णय लिए, निष्कर्ष निकाले। क्योंकि भाई अब जैसे मान लो गरीबी से संबंधित हमने आंकड़े इकट्ठे किए, फिर हमने गरीबी से संबंधित आंकड़ों के निष्कर्ष निकाले कि कौन से राज्य में ज़्यादा गरीबी है, तो वहाँ पर क्यों है, उसके पीछे कारण ढूंढने की कोशिश की, और उससे संबंधित हमने निष्कर्ष निकालकर नीतियां बनाने की जो प्रक्रिया है वो शुरू। आगे इसमें लिखा है, एक वचन के रूप में सांख्यिकी का अध्ययन से अभिप्राय सांख्यिकी अध्ययन की विभिन्न अवस्थाओं। अब ये हमने अवस्थाएं बताई हैं, जो आपके पास जो चैप्टर्स आएंगे आपकी पुस्तक में, वो जो चैप्टर्स हैं वो यही अवस्थाओं को दिखाते हैं। जैसे पहले जो आपके 3 चैप्टर हैं वो आंकड़ों के संकलन से संबंधित है कि आंकड़ों को आप इकट्ठा कैसे करते हो। दूसरा जो तीसरा चैप्टर है आपका,
फिर उसके बाद जो चौथा है, पांचवा चैप्टर है, छठा चैप्टर है, सातवां चैप्टर है, आठवां चैप्टर है, वो आपके आंकड़ों को चौथा जो चैप्टर है वो व्यवस्थीकरण से, और जो पांचवा, छठा, सातवां चैप्टर है वो आपके प्रस्तुतिकरण से। आगे फिर ऐसे ही जो आपका 9वां 10वां चैप्टर है वो विश्लेषण और आगे निर्वचन से संबंधित आपके ये चैप्टर्स हैं। ये सारे के सारे आपकी जो अवस्थाएं हैं सांख्यिकी की, जो शुरू में जब हमारे पास समस्या आती है और उस समस्या से संबंधित जब हम आंकड़े इकट्ठे करते हैं और फिर उन आंकड़ों का कैसे विश्लेषण, व्यवस्थीकरण, प्रस्तुतिकरण हम करते हैं और फिर कैसे निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, ये सारी अवस्थाएं आपकी इन्हीं चैप्टर्स में कवर की जाएंगी। तो इसकी अवस्थाएं कौन सी हैं? पहला है आंकड़ों का संकलन। तो इसके उपकरण या विधियां, अब उपकरण क्या है? जैसे मान लो हम खेती करते हैं, तो खेती के उपकरण कौन से हुए? तो खेती के उपकरण का मतलब वो औजार हैं जो हमें खेती करने में मददगार हैं, हमारी सहायता करते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही अगर हम सांख्यिकी के उपकरण की बात करें, इन अवस्थाओं की बात करें, तो यानी कि उपकरण का मतलब वो तरीके हैं, वो विधियां हैं जिससे हम उस अवस्था से संबंधित कार्य आसानी से कर सकते हैं। तो आंकड़ों का संकलन हम संगणना तथा निदर्शन विधि से कर सकते हैं। फिर है आंकड़ों का व्यवस्थीकरण। तो इसके उपकरण या विधियां आंकड़ों का विन्यास या मिलान रेखाएं हैं। व्यवस्थीकरण करने के लिए हम क्या करेंगे? हमें अलग अलग वर्गों में बांटनी है। तो आपने ये देखोगा मिलान रेखाएं 1 2 3 4, फिर हम क्या करते हैं 5वीं रेखा यहाँ से ऐसे लगा देते हैं ताकि ये हमें पता चल गया भाई 5 का एक सेट बन गया। तो इस प्रकार से इन मिलान रेखाओं से हम अलग अलग वर्गों में आने वाली जो हमारे पास आंकड़े हैं उनको हम व्यवस्थित करते हैं, निकालते हैं और फिर उन वर्गों में उनको बांट देते हैं। तीसरा, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। तो इसके उपकरण या विधियां कौन सी हैं? तालिका, ग्राफ तथा चित्र। चौथी जो अवस्था है हमारे आंकड़ों का विश्लेषण। तो इसके उपकरण या विधियां हैं औसत, प्रतिशत, सहसंबंध तथा प्रतीप गमन। ये आगे देखेंगे हम। औसत और प्रतिशत तो आप पढ़ ही चुके हैं पहले। पांचवा, आंकड़ों का निर्वचन। तो इसके उपकरण या विधियां हैं औसतों, प्रतिशतों का विस्तार तथा विभिन्न आर्थिक चरों के संबंध की डिग्री। तो जब हम कोरिलेशन कोफिशिएंट इस प्रकार के जो आगे पढ़ेंगे हम, उनका जो प्रयोग है वो इस 5वीं अवस्था में किया जाता है। तो आज के लेक्चर में इतना ही कंप्लीट करते हैं। अगले चैप्टर में सांख्यिकी का अर्थशास्त्र में महत्व और इसकी जो भी सीमाएं और वो हैं वो हम कंप्लीट करेंगे। तो इस चैप्टर को मेरा ये आइडिया है कि हम 3 उसमें यूनिट्स में या 3 लेक्चर्स में इसको कंप्लीट करेंगे ताकि ये आपकी आसानी से समझ में आए। ये मैं पहले भी भेज चुका हूँ लेकिन ये मैंने दोबारा बनाया ताकि जो नए बच्चे हैं वो भी इसको समझ सकें, जिन्होंने अभी अभी एडमिशन लिया है तो वो इसको समझ सकें। और इससे संबंधित जो PDF है वो आपको, जैसे वीडियो है ना, YouTube पे वीडियो पे जाओगे आप तो उसके एक नीचे एक ट्राइंगल सा होता है, उस ट्राइंगल पे आप क्लिक करोगे ना तो नीचे डिस्क्रिप्शन खुल जाती है, तो उसमें PDF लिंक देता हूँ मैं, तो आप वहाँ से उसको डाउनलोड करके अपनी कॉपी में आसानी से लिख सकते हैं। ये नोट्स आपके लिए मैंने काफ़ी टाइम लगा कर बनाया है, तो आप इन्हीं तक अपने आप को सीमित रखें, ठीक है। इसके बाद किसी को पढ़ना है बुक में से वो पढ़ सकता है, समझने के लिए पढ़ना है वो पढ़ सकता है, लेकिन लिखने के लिए आपके लिए ये बहुत है, ठीक है। तो इसी के साथ ये लेक्चर आज का समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।